माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कर लेते हैं और ये हम AIB एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा बता रही हूँ मैं। ठीक है, बाकी तो सब एग्ज़ाम के लिए होता है लेकिन स्पेसिफिक उसी को ध्यान में रख कर ही इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें टोटल चैप्टर है हमारे पास 8, टोटल सेक्शंस हैं 44 और इसमें एक शेड्यूल है। जो एक शेड्यूल है ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड ऑन किया था। एक शेड्यूल है 2018 के अमेंडमेंट से इसको ऐड ऑन किया गया था और इस एक शेड्यूल में टोटल 5 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिन कैटेगरीज में बताया गया है कि भाई कौन कौन से आइटम्स ये हैं जो पहली में आएंगे दूसरी में आएंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब आती है इम्पोर्टेंट सेक्शंस पे। तो सबसे पहले तो भाई ये कौन से लॉ कमीशन पे बेस्ड है, तो ये 9th लॉ कमीशन पे बेस्ड है। ठीक है, अच्छा जी, और ये इसमें एक तो डेफिनेशन सेक्शन, ठीक है, नंबर 1 सेक्शन। भाई सबसे पहले तो कमेंसमेंट डेट क्या होती है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर सेक्शन है ये डेफिनेशन सेक्शन, फिर उसके बाद नंबर है 4, फिर उसके बाद है नंबर 5, 6। 5 और 6 दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी से हैं, 6 और 7 दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। ये जो 6th वाला है ना, 6th बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 14। ठीक है, देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कब स्पेसिफिक परफॉर्म करने के आदेश दे सकता है कोर्ट। फिर यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आदेश कब नहीं दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है सेक्शन 18, फिर 26 नंबर सेक्शन, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है ना AIB के लिए वो ही बता रही हूँ। 26 नंबर सेक्शन है, 27 है, 31 है, 34 नंबर है, और फिर उसके बाद ये समझो 36 से 36, 37 दोनों इम्पोर्टेंट हैं, 38, 39 दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फिर नेगेटिव एग्रीमेंट में भी ये इंजंक्शन के आदेश दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर टू डू के आदेश नहीं हो सकते हैं, नोट टू डू के आदेश दिए जा सकते हैं, ये 42 में है। ठीक है, ये तो हैं इम्पोर्टेंट सेक्शंस। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं। ठीक है, तो इनकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है ओब्लिगेशन। ठीक है, ओब्लिगेशन में क्या है कि ड्यूटी, एवरी ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ, तो इसको कभी कभी कह देते हैं एवरी लीगल ड्यूटी। ठीक है, एवरी लीगल ड्यूटी। फिर बी में है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, एक एन इंस्ट्रूमेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट कैसा इंस्ट्रूमेंट है, वेयर बाय डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल इमोल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ और एग्री टू डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, अब एक बात तो ये है कि इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है। इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में क्या शामिल नहीं है, विल शामिल नहीं है और कोडिसिल शामिल नहीं है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है specific performance in respect of contract. Specific performance of a contract shall be imposed by court subject to the provision contained in subsection 2 of section 11, section 14, section 16। इन तीनों सेक्शंस को देखने के बाद ही कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आदेश दे सकता है। कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी देना है तो पूरा देगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसके 12 में एक्सेप्शंस हैं कि कब एक पार्ट को भी परफॉर्म करने के आदेश दिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन आते हैं 14 में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1,
यदि कोई भी सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा ली है। दूसरी बात, यदि कोई ऐसी कंटिन्यूअस ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा जिसमें कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर सकता है तो आदेश नहीं दिया जा सकता है। यदि पर्सनल क्वालिफिकेशन पे कोई है तो भी नहीं देगा। यदि नेचर डिटर्मिनेबल है तो भी नहीं देगा। तो यानी 4 ग्राउंड पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। और एक्सपर्ट को इंगेज करने के लिए आदेश 14A ये 2018 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। अब 15 कहता है कि हु मे ऑब्टेन फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसको रहने देते हैं। फिर 16 में पर्सनल बार टू रिलीफ। फिर आते हैं सेक्शन 18 पे, नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। ठीक है, देखो जो सेक्शन 18 है वो 18 में हमें ये याद रखना पड़ता है कि किस ग्राउंड पे, ठीक है, किस ग्राउंड पे होगा तब उसमें वेरिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न में है, ठीक है, और वेरिएशन प्लेंटी वेरिएशन चाहता है तो उसे देना पड़ता है कि यदि वो फ्रॉड किया गया है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है या मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट इसके बारे में थे, तो उस पर यदि ये सब हुआ है तो वो जिस इंटेंशन से बनाया था वो तो अफेक्ट नहीं डालेगा ना, तो इसीलिए इसका वेरिएशन ज़रूरी है। उसके बाद 20 है मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब से ये 2018 का अमेंडमेंट आया है तब से जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसके प्रोविजंस हैं कि मैंडेटरी प्रोविज़न है। पहले डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ कोर्ट कहते थे इसको, आजकल मैंडेटरी कहते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में भी कहा है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस में क्या होता है, जो पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है वो डिफ़ॉल्ट पार्टी यदि अपना परफॉर्म नहीं करती है तो थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा लेती है। ठीक है, उसको नोटिस देती है 30 डेज़ का। ठीक है, 30 डेज़ का नोटिस देके और फिर उसके बाद अलाउ करती है। उसके बाद है 20 स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश के डेवलपमेंट में काम आते हैं और डेवलपमेंट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इस चक्कर में इनको मना, मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है, थर्ड पर्सन से करवाना है तो वो करवाने के लिए अलाउ होता है। ठीक है, स्पेशल को 20B में इस्टेब्लिश किए गए हैं। ठीक है, एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द सूट, इसके लिए 12 मंथ डिसाइड किया है। कितने मंथ है? 12 मंथ डिसाइड किया है कि 12 मंथ में डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 26। तो 26 में याद रखना कि कब रेक्टिफाई किया जा सकता है, यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट राइटिंग में है और उसके अंदर फ्रॉड है या म्यूचुअल मिस्टेक है। ठीक है, इस ग्राउंड पे उसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है कि यदि ऐसा लगता है कि उसके फेस पे ऐसी कोई गलती है कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट में जो रियल इंटेंशन को एक्सप्रेस नहीं करती है, तो इसको रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। फिर है रिसिएशन। तो रिसिएशन में हमें कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और वॉइडेबल। ठीक है, कैसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल के रिलेशन में ही होता है कि व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, उस केस में रिसिएशन के लिए हो सकता है। उसके बाद है 31 व्हेन कैंसिलेशन में बी ऑर्डर्ड। कैंसिलेशन का आदेश कब दिया जा सकता है? ठीक है, यदि रिटन इंस्ट्रूमेंट वॉइड है या वॉइडेबल है और ये रीजनेबल अप्रीहेंशन है कि सीरियस इंजरी हो सकता है यदि उसको कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, फिर है सेक्शन 34। सेक्शन 34 में कहता है कि ये सब पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये किन किन पे एप्लीकेबल होता है डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये सिर्फ जो पार्टीज ऑफ द सूट है ना उन पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव रिलीफ हाउ ग्रांटेड। प्रिवेंटिव रिलीफ स्टेट द्वारा ग्रांट किए जाते हैं। कैसे ग्रांट किए जाते हैं उसके डिस्क्रिशनरी पावर होती है। फिर उसके बाद एक टेम्परेरी होता है, एक परपेचुअल इंजंक्शन होता है। ठीक है, परपेचुअल इंजंक्शन स्पेसिफिक रिलीफ में है, टेम्परेरी CPC में है ऑर्डर 39 में। ठीक है, उसके बाद है परपेचुअल इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन। देखो ये तो परपेचुअल यानी P, मैंडेटरी या नाम PM, ऐसे करके करो, ये हेडिंग से ही आता है। ठीक है,
तो इंजंक्शन कब रिफ्यूज़ किया जा सकता है? 41। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट 44। बाय जय हिंद जय भारत।